हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायलिसिस प्रोसीजर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारे वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डायलिसिस में हम आपके कौन कौन से कंटेंट को इंक्लूड किए हैं, जिसमें डेफिनेशन, इंडिकेशन, ऑब्जेक्टिव, मेथड, प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेशन और नर्सिंग केयर को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम डायलिसिस के डेफिनेशन को समझते हैं। डायलिसिस इज ए प्रोसेस, डायलिसिस एक प्रोसेस है और वी कैन से दैट इज सब्सटीट्यूट फॉर किडनीज, या फिर हम कह सकते हैं ये किडनी का एक सब्सटीट्यूट प्रोसीजर होता है टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड, जो कि हमारे ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। कब रिमूव करता है? व्हेन किडनीज स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, जब हमारी किडनी प्रॉपर रूप से अपना वर्क नहीं करती या फिर किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, उस दौरान हम क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन का किडनी जो होता है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रही, या फिर किसी पर्सन की जो किडनी है वो फेल्योर हो गई है, उस दौरान हम क्या करते हैं? उसके ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस करते हैं। तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से कंडीशन में हम डायलिसिस करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्यूट किडनी इंजरी। अगर किडनी में किसी टाइप की इंजरी हो गई है जिसकी वजह से किडनी अपना फंक्शन नहीं कर रही है, उस दौरान डायलिसिस करते हैं। या फिर फ्लूइड ओवरलोड, यानी कि बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड हो गया है और वो बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो रहा है, उस दौरान भी हम क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। या फिर पॉइजनिंग के कंडीशन में करते हैं, या फिर रीनल फेल्योर या किडनी फेल्योर के कंडीशन में हम डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स। डायलिसिस के दो मेथड होते हैं, एक होता है हेमोडायलिसिस और एक होता है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हम दोनों को डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम हेमोडायलिसिस के बारे में समझते हैं। अब हेमोडायलिसिस क्या होता है? हेमो का मतलब होता है ब्लड और डायलिसिस मीन्स प्रोसेस। It is a form of dialysis in which blood from body is continuously passed through a dialyzer machine to remove waste product from blood. हेमोडायलिसिस क्या होता है कि ये डायलिसिस का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम एक डायलिसर मशीन में बॉडी के जितने ब्लड होते हैं वो कंटिन्यूअसली पास करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव आउट करने के लिए। हेमोडायलिसिस को समझाने के लिए यहाँ पे हम आपको एक इमेज दिखा रहे हैं, जिसमें कि हम बता सकते हैं इजीली रूप से कि हेमोडायलिसिस कैसे करते हैं या फिर वैस्कुलर एसेस कैसे करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम हेमोडायलिसिस करते हैं तो सबसे हमारा मेन काम होता है वैस्कुलर एसेस करना। तो वैस्कुलर एसेस मेनली 3 होते हैं हेमोडायलिसिस के लिए। एक होता है एवी फिस्टुला, एक होता है एवी ग्राफ्ट, और थर्ड नंबर जो हमारा होता है वो सेंट्रल वेनस कैथेटर होता है, जिसमें कि हमारा जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है एवी फिस्टुला, क्योंकि हम इजीली रूप से इसको कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। बाकी अगर हम एवी फिस्टुला जिस पर्सन में नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे हम एवी ग्राफ्ट करते हैं। अगर ये नहीं किसी में कर पा रहे हैं तो फिर हमको लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है सेंट्रल वेनस कैथेटर बचता है। तो अब ये एवी फिस्टुला क्या होता है उसको समझते हैं। ए मीन्स आर्टरी और वी मीन्स वेन्स, और फिस्टुला का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। मीन्स कि जहाँ हम आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला रेडी करने के बाद हम क्या करते हैं? आगे का अपना प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हम आपको समझाएंगे एवी ग्राफ्ट क्या होता है। तो एवी ग्राफ्ट यानी कि हम एक आर्टिफिशियल या फिर हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक ब्रिज ग्राफ्ट का यूज करते हैं आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जो कि आप यहाँ पे इमेज में डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है। सिंथेटिक जो ग्राफ्ट होते हैं उनको यूज करते हैं आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है सेंट्रल वेनस कैथेटर, जो कि हम चेस्ट में इंसिजन करके कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, तब जाके हम डायलिसिस प्रोसेस यूज करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया है कि हम वैस्कुलर एसेस कहाँ कहाँ करते हैं हेमोडायलिसिस के दौरान। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम आपको इमेज में बता देते हैं कि कैसे कैसे हम हेमोडायलिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि हम क्या करते हैं, एवी चूल्हा का यूज करते हैं, उसमें हम वेस्ट हैंड को चूज करते हैं। और यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं कि एक जो कैथेटर है या फिर एक जो ट्यूब है वो क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में ब्लड है उसको बाहर निकालने का काम करता है, और जो दूसरा ट्यूब है वो जो भी हमारे जो भी फिल्टर हुआ ब्लड है वो हमारे बॉडी में आता है।
तो ये कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो ट्यूब है ये बाहर ले जाने का रास्ता है ब्लड को। अब ये क्या होता है कि हमारे बॉडी से यहाँ से जो ब्लड है वो फिल्टर होने के लिए बाहर निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर होता है ये हमारे आर्टरी के ब्लड को के प्रेशर को मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करते हुए ये हमारा जो ब्लड होता है आगे की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड पंप लगा होता है, यानी कि जितना ही प्रेशर होगा, जितना ही पंपिंग करेगा, ये हमारा ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। जब भी ये ऊपर की तरफ जाएगा ये आगे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायलिसिस मशीन लगा है। यही डायलिसिस मशीन क्या करता है कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको यहाँ से बाहर निकालने का काम करता है, और जो भी फिल्टर हुआ वाला जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन उसको समझने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंजेक्शन के थ्रू हम क्या दे रहे हैं, हिपैरिन दे रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे बॉडी से जब ब्लड निकल रहा है तो वो क्लॉटिंग के चांस बढ़ सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उस पोर्शन में हिपैरिन भी इंसर्ट करते हैं ताकि ब्लड कहीं जो ट्यूब है उसमें क्लॉटिंग ना हो। अब ये आगे की तरफ जैसे ही बढ़ता जाएगा, यहाँ पे हमारा डायलिसिस मशीन है। डायलिसिस मशीन में एक मेम्ब्रेन लगी होती है, वो मेम्ब्रेन क्या करती है, जो ब्लड होता है हमारा उसको फिल्टर करती है, और फिल्टर करके आगे की तरफ ऐसे भेज देती है। और ये आगे की तरफ जाते जाते दूसरा जो ट्यूब होता है उसके थ्रू हमारे बॉडी में चली जाती है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, फ्लूइड्स भी चढ़ाते हैं ताकि हमारे बॉडी से जो भी इलेक्ट्रोलाइट निकल रहे हैं उसका भी मेंटेनेंस होता रहे। आई होप कि ये इमेज आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम थ्योरी देखते हैं इसका। तो जो हेमोडायलिसिस होता है इट शुड बी डन 3 टाइम्स ए वीक, यानी कि एक वीक में हम जो हेमोडायलिसिस होता है वो 3 टाइम करते हैं। नेक्स्ट है 1 डायलिसिस टेक 4 to 6 आवर्स, यानी कि जब हम हेमोडायलिसिस करते हैं तो एक डायलिसिस में कम से कम 4 से 6 घंटा लगता है। नेक्स्ट है इट नॉर्मली डन इन हेल्थ केयर सेंटर। जो हेमोडायलिसिस होता है ये एक जो ट्रेंड पर्सन होता है, जो प्रैक्टिशनर होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। और ये कहाँ पे करते हैं, तो जो हेल्थ केयर सेंटर होता है या फिर हम इसको हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं। अब प्रोसीजर तो आपको हम इमेज के थ्रू समझाती हैं, थोड़ा इसको आगे देख सकते हैं। इसमें क्या है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए सर्जन मेक ए वैस्कुलर एसेस इन द पेशेंट। इसमें क्या करता है जो सर्जन होता है, तो आपको हम बताएं कि हेमोडायलिसिस के लिए हमारा सबसे फर्स्ट जो काम होता है वो क्या होता है, वैस्कुलर एसेस करना है, जिसमें कि हम एवी फिस्टुला मोस्ट कॉमन आपको बताया है। बॉडी बाय कनेक्टिंग आर्टरी एंड वेन बाय सर्जरी विच परफॉर्म्स यूजुअली 3 to 4 weeks प्रायर टू डायलिसिस के 3 से 4 सप्ताह पहले ही हम क्या करते हैं, ये चीज़ जो सर्जन होता है वो परफॉर्म कर देता है। आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि ये क्या होता है थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर डायलिसिस टू नीडल इंसर्टेड इनटू द स्किन। और डायलिसिस के लिए हम क्या करते हैं, नीडल को जो स्किन होता है उसमें इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज रिमूविंग ब्लड फ्रॉम बॉडी, ऑन सेकेंड वन इज फॉर रिसीविंग फिल्टर ब्लड फ्रॉम डायलिसिस मशीन। तो जब हम नीडल को बॉडी स्किन में इंसर्ट कर देते हैं तो पहले क्या होता है, जो भी हमारा ब्लड होता है वो बॉडी से रिमूव होता है, और रिमूव होने के बाद क्या होता है, जो भी फिल्टर ब्लड होता है फिर हमारे बॉडी में डायलिसिस मशीन के थ्रू फिर हमारे बॉडी में चला जाता है। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, डायलिसिस मशीन कंटेन्स ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। डायलिसिस जो मशीन होता है उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है कि हमारे ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हिपैरिन में आल्सो मिक्सड इनटू ब्लड में हम आल्सो क्या कर रहे हैं, हिपैरिन को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं या फिर इंसर्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग डायलिसिस के दौरान, ताकि वो क्या करे, प्रिवेंट क्लॉटिंग, यानी कि क्लॉटिंग से वो प्रिवेंट करे, जो कि हम आपको इमेज में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में, यानी कि जो हेमोडायलिसिस होता है उनके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। तो फर्स्ट है आपका इन्फेक्शन, यानी कि जो साइट होती है जहाँ पे हमने नेडल इंसर्ट किया है वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं, या फिर हाइपोटेंशन शॉक हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी से क्या इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकले हुए हैं, और ब्लड लॉस हो सकता है, या फिर इस्कीमिया हो सकता है, या फिर जो कैथेटर होता है उसमें क्लॉटिंग भी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल हमारी एब्डोमेन की एक लेयर होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं सर्जरी के थ्रू, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसमें कैसे क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ ए अनदर फॉर्म ऑफ डायलिसिस, ये डायलिसिस का दूसरा रूप है, इन विच पेरिटोनियल लेयर ऑफ एब्डोमेन, जो कि हमारी एब्डोमेन की जो पेरिटोनियल लेयर होती है वर्क्स एज सेमी परमिएबल टू रिमूव टॉक्सिन एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड। वहाँ पे हम सर्जिकली इंसिजन लगाते हैं
और जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है किसके थ्रू, डायलिसिस मशीन के थ्रू। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। अब ये पेरिटोनियल डायलिसिस के कुछ एडवांटेज होती हैं और वो क्या क्या एडवांटेज होती हैं उसको देख लेते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ इकोनॉमिकल देन हेमोडायलिसिस। मीन्स कि जो हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस होता है ये इकोनॉमिकल होता है किसके अपेक्षा, हेमोडायलिसिस के अपेक्षा। मतलब कि ये थोड़ा सा हेमोडायलिसिस से सस्ता होता है। नेक्स्ट है सिंपल एंड इजी मेथड टू यूज। और ये क्या है, हेमोडायलिसिस से बहुत ही सिंपल है और इसको हम इजली रूप से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोर लिबरल डाइट एंड फ्लूइड इनटेक। और इसमें डाइट या फिर जो भी फ्लूइड है इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो हम पेरिटोनियल डायलिसिस है ये हम एक घर पे भी, अगर इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है तो घर पे भी ये इंसान कर सकता है। यहाँ पे अब हम पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इनवेलिंग कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू पेरिटोनियल कैविटी बाय सर्जरी। मीन्स कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए पेरिटोनियल कैविटी में हम एक इंसिजन लगाते हैं जिसमें कि हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। आपका सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग डायलिसिस ए बैग इज राइज टू शोल्डर लेवल विच कंटेंस डायलिसिस सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक डायलिसिस के दौरान एक बैग को लटकाते हैं अपने कंधे जितनी ऊंचाई पे, ठीक है। उसमें कुछ सॉल्यूशन मिले होते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू क्या होता है, सॉल्यूशन फ्लो इनसाइड पेरिटोनियल कैविटी। मीन्स कि अब हम एक बैग को अपनी ऊंचाई पर लटकाएंगे तो उसमें जो भी सॉल्यूशन होगा वो ग्रेविटी के थ्रू क्या होगी, हमारी पेरिटोनियल कैविटी में वो सॉल्यूशन जाता रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ वेस्ट मटेरियल इनसाइड कैविटी इन 4 to 6 आवर्स। मीन्स कि जो ये सॉल्यूशन है, बैग में जो भी सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के साथ 4 से 6 घंटे में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद क्या होता है, आफ्टर 4 to 6 आवर्स मिक्स दिस सॉल्यूशन इज ड्रेन्ड और रिमूव्ड इन ए ड्रेनेज बैग। जब ये मिक्स हो जाता है अच्छे से उस वेस्ट मटेरियल के साथ, ये जो सॉल्यूशन होता है, उसके बाद क्या होता है कि एक और बैग को कनेक्ट करते हैं जो कि नीचे की तरफ रहता है। वो बैग जो कि ड्रेन आउट के लिए होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है बॉडी से। अब हम इस प्रोसीजर को इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के इमेज को। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। जिसमें कि सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसको करने के लिए जो पेरिटोनियल लेयर होती है वहाँ पे हम इंसिजन लगाते हैं और उसमें कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। जैसे एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो उसमें हम एक बैग को कनेक्ट करते हैं। उस बैग को हम थोड़ी सी ऊंचाई पे यानी कंधे जितनी ऊंचाई पे रखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उस बैग को हम एक IV स्टैंड पे लटका देते हैं और उस बैग में क्या मिला होता है, कुछ डायलिसिस सॉल्यूशन मिले होते हैं। और ये क्या होता है, ग्रेविटी के थ्रू क्या होता है कि हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती हैं उसमें ये पहुंच जाता है, ठीक है, इनफ्लो होता है। ये सॉल्यूशन हमारे पेरिटोनियल कैविटी में इनफ्लो होता है और जो भी हमारे पेरिटोनियल कैविटी में जो भी वेस्ट मटेरियल रुके होते हैं वहाँ पे ये क्या होता है कि 4 से 6 घंटे के लिए ये सॉल्यूशन उनके साथ मिक्सअप होता रहता है। जैसे ही ये 4 से 6 घंटे के बाद अच्छे से मिक्स हो जाता है तो एक और बैग कनेक्ट होता है जो कि नीचे की तरफ आपका आउटफ्लो के लिए होता है। और जब वो सॉल्यूशन मिक्स हो जाता है तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे आउटफ्लो में आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। अब हम पेरिटोनियल डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन को देख लेते हैं कि इससे क्या क्या हो सकते हैं। पेरिटोनाइटिस हो सकता है, मीन्स की जो लेयर होती हैं, पेरिटोनियम जो लेयर होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन के चांस बढ़ सकते हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रुकावट हो सकती है, या फिर कैथेटर की जगह से लीकेज भी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है कैथेटर साइड पे, या फिर हर्निएशन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब हम नर्सिंग केयर देख लेते हैं कि डायलिसिस के दौरान क्या क्या नर्सिंग केयर करने की ज़रूरत होती है। जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, मॉनिटर वाइटल साइन विद इन 15 मिनट इन केस ऑफ फर्स्ट एक्सचेंज। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बॉडी के फ्लूइड एक्सचेंज होते रहते हैं तो उस दौरान हमको प्रत्येक 15 मिनट पे वाइटल साइन को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एसेस एडिमा एंड डेली मेजरमेंट ऑफ बॉडी वेट। इसमें एडिमा को एसेस करना बहुत ज़रूरी है और डेली हम क्या करते हैं, उस पर्सन के बॉडी वेट को भी मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू बॉडी बिफोर इट्स यूज। जो भी हम सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं वो हम देखते हैं कि बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस है या फिर नहीं है।
नेक्स्ट है यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक व्हेन परफॉर्मिंग बैग एक्सचेंज। जब भी हम जो भी बैग यूज कर रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छे से एसेप्टिक टेक्निक का यूज करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन के चांस ना हो। नेक्स्ट है एसेस एंड रिपोर्ट्स अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन का थोड़ा भी सिम्टम्स दिखाई देता है तो हम उसको सबसे पहले एसेस करेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट ऑफ पेशेंट। यानी कि जो भी पेशेंट का जो इनटेक और आउटपुट जो है उसको हम क्या करेंगे, मेंटेन करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एसेस पेशेंट फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन और कंप्लेंट। अगर कोई भी पेशेंट के द्वारा कंप्लेंट किया जा रहा है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा है उसको भी हम एसेस करते रहेंगे।